अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की एक बड़ी मज़ेदार सी किताब जलेबियाँ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, जो बुक ग्रुप वालों की बड़ी अच्छी कोशिश है। आज इसका हम जो चैप्टर देखेंगे सायादार दोस्त के नाम से चैप्टर है। और माखूज़ है। माखूज़ का मतलब ये होता है कि कोई कहानी पहले से मौजूद थी, कोई क़िस्सा था, उसमें से इन्होंने निकाला है, अख़ज़ किया है। सायादार दोस्त। गांव से कुछ फासले पर नहर के किनारे एक दरख्त था। आसपास की दुनिया से बेनियाज वो सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करता जब रामू अपनी नन्ही नन्ही टांगों पर गिरता पड़ता उसके पास आकर खेलता। उसके पत्तों से सर का ताज बनाता, उसकी टहनियों में छुपकर फर्जी दुश्मनों पर निशाना लगाता, इमेजिनरी। कभी सख्त ज़मीन पर गिरने से घुटने और कोहनियाँ छिल जाती तो दरख्त से ही लिपट कर रोता और उसी के पत्तों से मरहम पट्टी करता। कभी कभी जब रामू थक जाता तो वहीं सो जाता और दरख्त मोहब्बत से उसको हवा झलता रहता। कई साल बीत गए, गुजर गए। रामू अब बड़ा हो गया था, लेकिन दरख्त उसका रोज उसी तरह इंतजार करता। एक रोज रामू को आते देखा तो दरख्त बोल उठा, आओ रामू, मेरी टहनियों पर झूलो, मेरे साथ खेलो। लेकिन रामू मुंह लटका कर बोला, मुझे खेलने की फुर्सत कहाँ, मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों के पास कुछ खाने को नहीं है। दरख्त बोला, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है, ये लो मेरे फल ले जाओ, इनसे तुम्हारे बहन भाइयों का पेट भर जाएगा। दरख्त खुशी से झूम रहा था और रामू जल्दी जल्दी फल समेट कर ले गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन दरख्त रामू का इंतजार करते ना थकता था। एक दिन रामू बोझल कदमों से चलता दरख्त के पास आया। आओ रामू, मेरी टहनियों पर झूलो, मेरे साथ खेलो। रामू सर झुकाकर बोला, मेरे पास खेलने की फुर्सत कहाँ, मुझे तो बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत, दिक्कत का मतलब मुश्किल। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये मेरी टहनियाँ काट कर ले जाओ, इन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा लो। दरख्त रामू के ऊपर प्यार से झुक गया और रामू टहनियाँ काट कर ले गया। एक अरसा हो गया, आंधी आई, तूफान आया, लेकिन दरख्त रामू की राह तकता रहा। और फिर रामू आ ही गया, मगर उदास और बुझा बुझा सा था, यानी गमगीन सा था। खुशी के मारे दरख्त की आवाज़ रुंध गई। आवाज़ रुंध जाना या गला रुंध जाना, रोने की सी कैफियत आ जाना, गले के अंदर आवाज़ ऐसी निकलने लगे कि ठीक से बात ना हो पाए, बल्कि खुद ब खुद रोना आ रहा हो। ठीक है, आवाज़ में रोने की कैफियत आ गई। रामू, आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। रामू ने सर्द आह भरकर कहा। सर्द आह होती है, इसको हम ठंडी आह भी कहते हैं, कि किसी गम के बारे में सोचते हुए आपके दिल से जो है वो एक आवाज़ निकले, हाय हाय क्या बताऊं, तो इसको सर्द आह कहते हैं। मेरे पास खेलने की फुर्सत कहाँ, तूफान में मेरा घर गिर गया और मेरे बीवी बच्चों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। दरख्त अदब से रामू के कदमों में लेट गया। मेरा तना ले जाओ, इससे अपनी बीवी बच्चों के लिए घर बना लेना। दरख्त आंसू बहाता रहा और रामू तना काट कर ले गया। एक मुद्दत बीत गई। दरख्त शिद्दत से रामू को याद करता रहा कि एक दिन बूढ़ा रामू पीठ झुकाए चला आया। दरख्त ने शर्मिंदा होकर कहा,
रामू, मेरे पास तुम्हें देने को अब कुछ भी नहीं रहा। रामू ने नहीफ आवाज में कहा। नहीफ कहते हैं कमजोर को। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही सिवाय सुकून और आराम के। दरख्त मुस्कुराकर बोला, ये लो मेरे ठुंठ पर आराम से बैठ जाओ। दरख्त ने ज़मीन को और मजबूती से पकड़ लिया। ज़मीन को और मजबूती से पकड़ लिया और रामू ने सुकून से ठुंड पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। अब इसमें कुछ इस्तिआरा था, यानी कि किसकी बात हो रही है, वाकई दरख्त और रामू की बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है। तो देखिए, पहले लेवल पे तो हम अपने इर्द गिर्द जो पौधे फूल नेचर कुदरत है उसके साथ हमारा यही तो रवैया है कि जब हमें ज़रूरत होती है हम अपने आसपास की नेचर को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चाहे उसके नेचर को कितना भी नुकसान हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन भूख लगती है तो पौधों से पत्ते भी तोड़ लेते हैं, उसके तने भी तोड़ लेते हैं, फल भी तोड़ लेते हैं, जानवरों को कुर्बान भी कर देते हैं। कुदरत की तरफ से जो भी चीज़ हमें मैसर आती है हम उसको बेदरेग इस्तेमाल कर लेते हैं। दरख्त काटते हैं तो दरख्त काटते वक्त ये नहीं सोचते कि इसकी आइंदा आने वाली नस्लों का क्या होगा, इसको काट लिया इसकी जगह दूसरा बीज बो दूँ। इसी तरह से शिकार करते हैं तो शिकार ऐसे करते चले जाते हैं कि नस्लें नापैद हो जाती हैं जानवरों की। ये नहीं सोचते कि आज इसका शिकार कर लिया है, इसके बच्चों का कोई ख्याल भी कर लिया जाए, या ऐसे सीज़न में शिकार ना किया जाए जिस सीज़न में बच्चे छोटे होते हैं और उनकी परवरिश के लिए माँ बाप तगोदाव कर रहे होते हैं। अगर उनके माँ बाप को शिकार कर लिया तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मर जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते, सिर्फ अपना फ़ायदा उठाते हैं और नेचर की चीज़ों को का ख्याल नहीं करते। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं, यहाँ तक कि हम मरने के करीब आते हैं। अब आखिरकार फिर हमें इसी नेचर में शामिल हो जाना है और ऐसे लगता है कि नेचर उसके बावजूद, उन तमाम ज़्यादतियों के बावजूद जो हमने की होती हैं, बाहें खोल के हमें इनवाइट करती है कि ठीक है आ जाओ, अपनी आखिरी आरामगाह भी मेरे पास ही है तुम्हारी, तो मैं तैयार हूँ, तुम आ जाओ वहाँ पे आके आराम कर लो। यानी हमारी खबर भी जो है वो नेचर के पास ही बनती है, यानी ज़मीन के अंदर बनती है। तो यूँ एक इन्होंने अंदाज़ा, अच्छा इसका कुछ झलक इसमें वालदैन की भी दिखती है कि जैसे वालदैन होते हैं हर मुश्किल वक्त में ज़रख़ की तरह से साथ देते हैं और इंसान उनसे फ़ायदा उठाता है और फिर उनको भूल जाता है। फिर जब वो मुश्किल में आता है फिर उनके पास जाता है, उनसे फ़ायदा उठाता है, फिर भूल जाता है। तो ये भी मुराद हो सकती है। इसकी वर्कबुक में जनाब कुछ सवाल हैं, बेसिक से सवाल है, बचपन में रामू दरख्त के पास क्या खेल खेलता था, तो वो आप लिख सकते हैं, जवाब आसान है। इसी तरह से इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ मुतरादिफ अल्फाज हैं। मुतरादिफ मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था ना, जिनके मायने सेम हों। मुतरादिफ अल्फाज हैं, उनको इस्तेमाल करके जुमले बनाएं। जैसे कि दरख्त रामू की राह तकता था, तो तकता की जगह कुछ और लिख दें, यानी दरख्त रामू की राह देखता था। ठीक है, तो इससे जो है वो आपको जुमला बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। कई साल बीत गए, कई बरस बीत गए, एक दिन रामू बोझल कदमों से चलता घर आया। अच्छा, इन्होंने ऊपर वो भी दिया हुआ है, यानी वो अल्फाज भी दिए हुए हैं जो मुतरादिफ में इस्तेमाल करने हैं। तो बोझल का मुतरादिफ भारी है, तो बोझल के बजाय भारी हो जाएगा। इसी तरह से सारे जुमले बना लीजिएगा, आसान है। फिर एक एक्सरसाइज में और दी हुई है, वो मैंने कहा आपके सामने साथ शेयर कर लूँ पहले। कुछ उसमें काम समझाने का था, बाकी तो मुश्किल तो नहीं है। बस ये है, अल्फाज की मदद से मामला हल करना है। दरख्त तलाश करें, कहाँ है, ये रहा दरख्त। ठीक है, फिर अब रे वाला कोई तलाश करें। रे वाला कोई है, नहीं है। फिर जिसके आखिर में सीन आखिर से पहले आता हो वो तलाश करें। ये देखें, पैसे, पे ये सीन बढ़िए, तो पे ये सीन बढ़िए। ठीक है, अब ये देखें, ये पे रे से कोई है इसके अंदर, परेशानी लग रहा है, परेशानी है ना भाई।
तो यूं ढूंढते जाइए, आपको मिल जाएगा। सबसे आखिर में दो चश्मी है, किस में है? साथ सा ठीक है। और तो अब बाकी अल्फाज भी आप देखें, शीन से एक ही है, शर्मिंदा, इनको पूरा कर लीजिए। दिए गए इशारों की मदद से दरख्तों और पौधों की अहमियत पर मजमून लिखिए। ये भी अब आसान सा मजमून है, 150 अल्फाज का होना चाहिए। इसमें इन बातों का ख्याल रखिएगा जिनको कि आपने तज़किरा करना है। माहौल पर दरख्तों का क्या असर होता है ऑक्सीजन वगैरह बनाने के हवाले से। उसके अलावा दरख्त जो हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ते हैं, जिससे सैलाब कम आते हैं। और सैलाब की सूरत में या पानी बारिश ज़्यादा होने की सूरत में मिट्टी के तोदे नहीं बहते, लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। दरख्तों से चीज़ें कितनी हासिल होती हैं वो बताइएगा। दरख्त काटने के क्या नुकसान हैं, तो इसको मिला के आप एक अच्छा सा 150 अल्फाज का मजमून तैयार कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें मज़ीद कुछ मशक हैं ऐसी जिनको कि आपको करना है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका तस्करा, इसकी तस्वीरें नहीं खींची। का, की, को का इस्तेमाल करना है। अनवर का छोटा भाई उसके साथ स्कूल जाता है, तो का और के का इस्तेमाल हो गया। तो ये बहुत आसान है। और एक है कि इंटरव्यू करना है अपने घर के किसी बुज़ुर्ग से, तो वो आपने खुद से लिखने हैं। कुछ सवाल उन्होंने बताएं कि वो अपने घर के किसी बुज़ुर्ग से पूछिए और फिर उनके जवाब यहाँ तहरीर कर दीजिए। तो यूँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। आप इसको शाबाश जल्दी से मुकम्मल करें ताकि फिर हम अगली एक्सरसाइज की वीडियो आपके सामने रख सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।